द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय बनाम संसद, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय और संसद आमने सामने हैं। इस विषय पर बात करेंगे विस्तार से। संविधान क्या कहता है ये भी देखेंगे। यहाँ से आने वाली यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के साथ साथ राज्यों की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? लक्ष्मण रेखा पार कर। सबसे पहले जानेंगे टकराहट की वजह। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी संक्षेप में वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम। दूसरा है संसदीय संप्रभुता यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। और तीसरा है बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने संसदीय संप्रभुता की बात कही है, अर्थात संसद सर्वोपरि है क्योंकि संसद कानून बनाता है और उसका बनाया हुआ कानून पूरे देश पर लागू होता है। ठीक है। और उन्होंने बुनियादी ढांचे पर भी सवाल खड़ा किया है और ये माना है कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने संसदीय संप्रभुता को हड़प लिया है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ठीक है। तो चलिए क्रमशः एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में सबसे पहले इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सीनियर मोस्ट जजेज, इसके अलावा भारत के कानून मंत्री। ठीक है। और इसके अलावा 2 प्रतिष्ठित सदस्य जिन्हें चयन समिति द्वारा चुना जाएगा। तो चयन समिति में कौन कौन होंगे इसको देख लेते हैं। चयन समिति में एक होंगे भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में विपक्ष के नेता। चयन समिति के तीनों सदस्यों के पास वीटो पावर होगी, अर्थात इसमें कोई एक भी वीटो कर देगा तो उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी। ठीक है। देखते हैं कि आखिर सरकार ने एनजेएसी का गठन क्यों किया। तो सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अत्यधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्राप्त करने के लिए एनजेएसी का गठन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात मूल संरचना के सिद्धांतों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका शामिल थी जो संसदीय बहुमत का दुरुपयोग कर सकती है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली ये क्या होती है, जो वर्तमान में बहाल है और इसी को लेकर के विवाद भी है। कॉलेजियम प्रणाली में, कॉलेजियम सिस्टम में सदस्यों की संख्या 5 होती है। ठीक है। 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं अन्य 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति आवश्यक है। ठीक है। यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। ठीक है। कॉलेजियम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया का निर्णय भी शामिल होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस प्रणाली में कॉलेजियम केंद्र सरकार को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। साथ ही केंद्र सरकार प्रस्तावित उम्मीदवारों के नाम का परामर्श भी भेजेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी रिकमेंड करेगा नाम और सरकार भी रिकमेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं सरकार को कॉलेजियम सिस्टम से आपत्ति क्यों है। सरकार मानती है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही की कमी है, नियुक्ति प्रक्रिया लंबी है क्योंकि इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। साथ ही साथ कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और इसमें भाई भतीजावाद की संभावना रहती है। सुप्रीम कोर्ट जब नामों की सिफारिश करके सरकार के पास भेजता है तो सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है, कोई रिप्लाई नहीं करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टकराहट का आखिर अगला कारण क्या है। पहला कारण आपने देखा NJAC वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम, सरकार NJAC क्यों लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को क्यों बहाल रखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद टकराहट का दूसरा कारण हम देखेंगे संसदीय संप्रभुता यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। सरकार का यहाँ पे तर्क है कि संसद सर्वोच्च है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता का मतलब ही होता है कि संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संसद कानून बनाती है। ठीक है, उसका बनाया हुआ कानून संपूर्ण भारत पर लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद के कानूनों को खारिज कर देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, ऐसा सरकार मानती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि संसदीय कानून की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। ठीक है, और उसमें पहली लिमिटेशन ये है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानून की समीक्षा करने की शक्ति। ठीक है, ये एक सीमा है। दूसरी सीमा है संसद कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो मूल ढांचे को नष्ट करने वाला हो। ठीक है, संसदीय कानून की ये दो सीमाएं हैं। टकराहट का तीसरा कारण हम देखते हैं बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले 1973 में प्रतिपादित किया गया था। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। बुनियादी ढांचे में उन प्रावधानों को शामिल किया गया है जिन्हें संसद संविधान में संशोधन करके भी नहीं हटा सकती। हाल ही में आपने समाचार पत्रों में देखा होगा या टीवी न्यूज़ में देखा होगा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने केशवानंद भारती मामले पर भी प्रहार किया है और इस फैसले को गलत बताया है। संविधान से जो भी प्रेम करते हैं और जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उन सभी नागरिकों को हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट शायद पसंद ना आए। हम जानते हैं अरुण जेटली जी आज हमारे बीच नहीं हैं, बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता थे। उन्होंने भी केशवानंद भारती मामले की तारीफ़ की थी और वाइस प्रेसिडेंट जी संसद को सर्वोच्च मानते हैं, संविधान से भी ऊपर। जबकि हम जानते हैं संविधान और न्यायपालिका दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं और अपनी अपनी सीमाओं में रह करके कार्य करते हैं और उसके बाद भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सरकार का तर्क देख लेते हैं क्या है। सरकार मानती है कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने संसदीय संप्रभुता को हड़प लिया है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष के तौर पर हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है और यदि कानून संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा, null and void घोषित कर देगा और यह अधिकार उस सीमा तक है जिस सीमा तक कानून संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। संसद की स्वायत्तता और संप्रभुता का तर्क पूरी तरह से ठीक नहीं है, जैसा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल भावना का रक्षक है, साथ ही साथ भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का भी प्रहरी है। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार अपनी अपनी जगह सही है, परंतु उनमें तकरार से देश के नागरिकों में गलत संदेश जाता है। अतः आम राय से
इसका हल निकाला जाना चाहिए। साथ ही साथ कॉलेजियम सिस्टम को और अत्यधिक पारदर्शी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कमियां अवश्य हैं, भाई भतीजावाद या पारदर्शिता पूरी तरह से नहीं है, तो इसे और अत्यधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।